सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मैट्रिसेस। तो पहली बात तो आपकी जो किताब है, जो एलिमेंट्स है, उसमें मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट आता है, उसके बाद कॉन्टिन्यूड मैट्रिसेस आता है। हम मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पे चलेंगे। आज की क्लास में मेजरली हम मैट्रिसेस की डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा बोरियत भरा है, लेकिन विल हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस, देन ओनली वी कैन मूव ऑन फर्दर, राइट। तो चलिए, सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस कुछ और नहीं है, कलेक्शन है। ऐसे समझ लो, एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, जिसको एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चीजों को लिखते हैं। डेफिनेशन के तौर पे लिखना शुरू करें, लिखिए जरा। रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स enclosed by a pair of brackets, enclosed by a pair of brackets। ठीक है ना। तो अगर आप मेरे से पूछे कि सर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दिया आपने, क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? आंसर इज नो, उसकी वैल्यू नहीं होती है। उसके अंदर में एलिमेंट्स रख दिए जाते हैं एक ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखा, उसके अंदर में कोई भी एलिमेंट इस तरीके से आएगा। मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट है ए बेस आई जे, आई स्टैंड्स फॉर रो, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम। इस बात का मतलब क्या है, ऐसे समझे। किसी भी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर डिफाइन होता है रोज और कॉलम्स के माध्यम से। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, उसमें लिखने लगा मैं, ये पहला एलिमेंट है A11, A12, A13। इसका मतलब क्या है, पहले सुने प्लीज आराम से, एक बार में समझ में आ जाएगी बात। मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको रो बोलते हैं। दिस इज रो 1, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। ठीक। इसी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कितने रोज और कितने कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में रखते हैं। ठीक। व्हेन आई से एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो रोज और कॉलम कैसे डिसाइड करते हैं, अभी आते हैं इस बात पे। A11, A12, A13, A21 यानी ये सेकंड रो आ गई, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट, रो 2 सेकंड एलिमेंट, रो 2 थर्ड एलिमेंट, राइट। इसी तरह 3 1, 3 2, 3 3। तो अगर मैं इसी को एनक्लोज कर दूं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, ये रो नंबर 3 आ गई, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। ये ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब मैंने ये बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली ऑर्डर में बताते हुए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मैं डिफाइन करूं, वो m/n होता है, जहां पर m नंबर ऑफ रोज कहलाती हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाते हैं। ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स विल गिव यू दी order of a matrix wherein m can be equal to n, m may not be equal to n, and m and n both are natural numbers। समझ में आ गई मेरी बात। 1/1 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होता है, 1/2 का भी होता है, 2/3 का भी होता है, 3/2 का भी होता है। तो इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है चीजें। क्लियर होगी बात ये। तो अब यहां पर जो मैं इस बात को लिख रहा था, तो इसका मतलब है आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन, अगर मैं एक मैट्रिक्स, इफ आई टॉक अबाउट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट अस से m/n, मैंने जो ये डिफाइन किया, लेट अस से मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो m इज द नंबर ऑफ रोज। तो I स्टैंड्स फॉर रो, तो I की वैल्यू 1 से लेकर के m तक के बीच में आएगी, और J की वैल्यू 1 से लेकर के n तक के बीच में आएगी। ये बात समझ में आई। A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 आगे तक चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इज दैट क्लियर? समझ में आई मेरी बात? पक्के से सबको क्लियर?
मैंने अभी तक क्या बताया, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू नहीं होती है, रेक्टेंगुलर एरे होता है mn एलिमेंट्स का, m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं, वही उसका ऑर्डर कह लिया जाता है m बाय n। ए आई जे की फॉर्म में एलिमेंट्स रखे जाते हैं। आई स्टैंड्स फॉर अ रो, जे स्टैंड्स फॉर अ कॉलम। आई की वैल्यू 1 से लेकर के m तक, जे की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। रो का मतलब क्या है यहाँ पर, और कॉलम का मतलब क्या है यहाँ पर, इस तरीके से अपने को बात समझ में आ जाती है। और m और n नेचुरल नंबर है, दोनों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, mn बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक सभी को? पहले लिख लें फिर अगली बात पे चलेंगे। अच्छे से समझते चलेंगे। आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, बस और कोई कमी नहीं है इसमें। एल सपाट बहुत आसान चैप्टर है, मतलब पूरे मैथ्स में 12वीं के अंदर में मैं बात करूं तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट द इजी मोस्ट की कैटेगरी में रैंक नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, इसीलिए स्कोर, चाहे मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें या स्कूल की बात करें, तीनों में स्कोरिंग है ये चैप्टर। नहीं, चलिए डन हो की बात लिख लिया सभी ने यहां तक? लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। मैं आपके ना व्हाट्सएप ग्रुप पे छोटी छोटी वीडियो भेजना शुरू करूंगा आप। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की हुई है, ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं या करता भी रहता हूँ, जो भी क्लास लेता हूँ मैं कभी कभी, चाहे वो 11th का टॉपिक है चाहे वो 12th का टॉपिक है। तो अभी जैसे मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई थी अभी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पे, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो अधिकतर बच्चे छोड़ते हैं या करते नहीं है। जैसे अंडर रूट ए ग्रेटर देन बी, ए अंडर रूट ए ग्रेटर देन -1, इस तरीके की बातों पे, मतलब कि यहाँ पर बी पॉजिटिव है, अब अंडर रूट ए ग्रेटर देन -1 है, तब क्या करेंगे, और ए जहां पर कोई फंक्शन है एक्स का, है ना, इस तरीके की मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। तो लेकिन शर्त एक है, वो वीडियो जब भी आपके पास आएगी तो आपने उसको आराम से ढंग से सुनना है ना, आराम से देखना है, समझना है, सुनना है। कई बार वो 11th के टॉपिक रेलेवेंट होगी, कई बार वो 12th के टॉपिक के रेलेवेंट होगी। 12th के वो टॉपिक रेलेवेंट होगी जो आपने पढ़ लिया है, या जो पढ़ना है वो स्क्रैच से होगी, और उसके बारे में हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार क्लास में भी बात कर लेंगे। मैं एक टाइमलाइन दे दूंगा कि भाई ये वीडियो नंबर 1 भेजिए, आप सब लोग इसे सुन लें, फॉर एग्जाम्पल टिल संडे तक सुन लें। संडे के बाद अगले हफ्ते में किसी एक दिन 15-20 मिनट 25 मिनट उसके ऊपर वीडियो पे लगा लेंगे, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है ना? इससे केवल ऑनलाइन की भी बात नहीं रह जाएगी, आपने ऑनलाइन एक तरीके से ग्राउंड वर्क करके आ गए, और आपको लगता है कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है, मेरा डाउट है, मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, हो गया तो समझ में आ गया कि सभी ने समझ ली वो वीडियो। नहीं समझ में आया तो मतलब समझ नहीं आई वीडियो, तो कुछ और उसके ऊपर क्लैरिटी दे देंगे। ठीक है ना? इस तरीके से हफ्ते 2 हफ्ते में एक या दो वीडियो आपको, मतलब रैंडम रहेगा, कोई फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन आपको डालना वीडियो शुरू कर दूंगा मैं। 11th के ग्रुप में भी डाल दिए उनको, पिछले हफ्ते भी एक कॉम्प्ले मॉड्यूलस की वीडियो डाली थी, वो मॉड्यूलस फंक्शन की। ठीक, तो उनका कल डिस्कशन उस वीडियो के ऊपर कल करेंगे आप। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए जो दूसरी वीडियो बनाई है वो आपके फायदे की बात है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, है ना, तो उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं ये, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होगा आप लोगों से। चलिए एनीवेज, यहां तक क्लियर हो गई बात ये। अब अगर मैं एक सिंपल सा, और दूसरी बात, एक मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट आते हैं जरूरी नहीं वो रियल नंबर हो, वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, स्टेट के नाम हो सकते हैं, कैपिटल के नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स तो खाली बॉक्स है, खाली कमरा है, कमरे में कुछ भी भर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती।
बावजूद इसके अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं उसकी वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट हैज अ वैल्यू, मैट्रिक्स डज नॉट हैज अ वैल्यू, राइट। तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, डिफाइन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट अस से 3/2, of order 3/2 such that aij is equal to modulus of I minus 2j whole divided by 2, है ना। कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन के तहत आपको लिखना है, तो फटाफट से डिफाइन करें। आई की वैल्यू 1 लें, जे की वैल्यू 1, फिर 1 2 1 3, इस तरीके से अपने आप डिफाइन करो, चीजें समझ में आएगी आपको बात। आगे आंसर एक एक करके बात करते हैं। देखो जरा, ए मैट्रिक्स है, डिफाइन करना है, 1 और 1 पुट कर लो, 1 माइनस 2, 1 का मॉड मतलब 1/2 आ जाएगा ये। फिर आई, यहाँ 1 1 आ गया, रो 1 कॉलम 2, तो ये 1 माइनस का 4 यानी ये 3/2 आ गया। अब नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 है, कॉलम्स जो हैं वो 2 है, यानी आई की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक, और जे की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक, है ना। तो नंबर ऑफ रोज 1 आ गई, कॉलम 2 बन चुके हैं। अब इधर आ जाओ अगली बात पे। अब आई की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा। अब 2 और ये 2 ले लेंगे, तो 2 माइनस का 4 -2, तो ये 1 आ जाएगी बात। और आई की वैल्यू अब 3 ले लो, और ये 1 ले लो, 3 माइनस 2 ये 1/2, और ये 2 आ जाएगा, 3 माइनस 6 इज -3/2 यानी 3/2। ये आपके पास मैट्रिक्स डिफाइन हो गया, ऑर्डर 3/2। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, देख लो कैलकुलेशन। आखिरी वाला गलत कर दिया क्या? 1/2 आ जाएगा। हाँ बेटा, नहीं आता। चलिए बात करना शुरू करते हैं आगे। लिखिए टॉपिक का नाम, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, लिख लें। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, फटाफट से करेंगे, थोड़ा डेफिनेशंस हैं, कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं है। लिखो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो,
अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ये इसकी डेफिनेशन है, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो मैट्रिक्स को एक और नाम से जाना जाता है, रो वेक्टर। इसको रो वेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो जाए इसके अंदर में। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4, ये रो 1 और 4 कॉलम का ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने बना लिया। 1/3 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है। रो केवल 1 होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे लिखिए कॉलम मैट्रिक्स, उसका एक और नाम कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। और नीचे लिख लें अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम वेक्टर कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स का, 1 2 3 4 जैसे लिख लिया, तो नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ रोज 4 है और कॉलम 1 आ गया, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है बात क्लियर। नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, अपने को बात समझ में आ गई। और कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक रो या एक कॉलम होता है, उसको वेक्टर भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर इसलिए कह रहे थे उसमें एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें केवल एक ही कॉलम है। हम नहीं कह रहे कितनी रोज है उसके अंदर में, पर वो सारे मैट्रिक्स जिसके अंदर में एक ही कॉलम या एक ही रो होगी, तो उनको वेक्टर्स भी कहा जाता है। ध्यान रखिए बात क्लियर। अगली बात लिखिए, तीसरी बात, जीरो और नल मैट्रिक्स। जी आराम से लिख ले। बोलना शुरू करूं, जीरो और नल मैट्रिक्स, इसमें लिख लें ऑल द एंट्रीज आर जीरो, ऑल द एंट्रीज आर जीरो। एग्जाम्पल, ए कोई एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ ऑर्डर 2/2, यानी ओ m/n ऑर्डर। ऐसा मैट्रिक्स स्टैंडर्डली इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। सारी एंट्रीज जीरो होती हैं इसके अंदर में, इसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अगली बात लिखे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने नल मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली, ओ के पांव में m×n यानी m×n, वो उसका ऑर्डर डिफाइन करता है। ठीक, अब हम बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। देखो, इफ m इज नॉट इक्वल टू n, इफ m इज नॉट इक्वल टू n, m और n अगर बराबर नहीं है, अगर एक जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का m×n है, m/n है, और m और n बराबर नहीं है, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। क्लियर हो गई बात। अब लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स उसी के नीचे, इफ m इज इक्वल टू n। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम बात करते हैं m और n बराबर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम बात करते हैं m और n सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो m और n, मान लो नंबर ऑफ रोज और कॉलम 2 और 2 है, तो उसका ऑर्डर 2/2 बोलने की बजाय ऑर्डर 2 बोल दो, एक ही बात होती है। ऑर्डर 3 बोल दो, एक ही बात होती है। ऑर्डर 3 लिखा है तो अंडरस्टूड है वो 3/3 की बात हो रही है, ऑर्डर 2 मतलब 2/2 की बात हो रही है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर में तो डिफाइन करना पड़ेगा रोज और कॉलम्स को अलग अलग से, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
जी सर, आराम से लिखें, रुक गए 2 मिनट। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये ना छोटी छोटी की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको अधिकतर क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी। तो हमें जब तक ये अच्छे से नहीं पता होगा तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक, चलो एनीवेज चलते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलना शुरू करूं, देख लिया सभी ने यहां तक? लिखो, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, a matrix of order m by n is horizontal if n is greater than m. A matrix of order m by n is horizontal if n greater than m, मतलब कॉलम ज्यादा है रोज कम है। कॉलम ज्यादा है, एग्जाम्पल कोई ए एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 1 1 3 2 लेटेस्ट से, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए? 4। रोज कितनी है? 2। तो कॉलम ज्यादा रोज कम। इज दैट क्लियर सभी को यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हमने कहा कि रोज इनटू कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर में उल्टा हो जाएगा। लिख लो, वर्टिकल मैट्रिक्स m ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n। वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर में m अगर n से बड़ा हो, यानी a एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 1 3 3 4, तो m जो है n से बड़ा है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है। रोज कितने आ गए? 3, कॉलम आ गए 2, राइट। यहां तक कोई टेंशन? अभी थोड़ी देर पहले हमने हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। अब उसी के कोरस्पॉन्डिंग नोट बना करके पॉइंट नंबर 1 लिखना शुरू करो। नोट बना करके पॉइंट नंबर 1, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जे आई, ए आई जे एंड ए जे आई are called as conjugate elements. Aij and Aji are called as conjugate elements. In a square matrix, the pair of elements Aij and Aji are called as conjugate elements. मतलब क्या इस बात का? मान लो ए एक मैट्रिक्स है, लेट अस से 3 by 3 ऑर्डर का, तो 1 2 3 1 3 9 2 1 7, लेट अस से ऐसा लिख दिया। ऑर्डर 3 by 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है ये A12 है, आया ना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये कौन है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये और ये की बात करूंगा, इसी तरह इसकी और इसकी बात करूंगा मैं, ठीक, और इसी तरह इसकी और इसकी बात करेंगे हम।
ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये लिखना यहीं पर लिख लो या इसी पॉइंट में लिख लो, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। दीज आर दी डायगोनल ऑब्लिक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। दैट इज ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे। ये अंडरस्टूड हो गई बात। ए आई जे, जहां पर आई और जे बराबर होता है प्रिंसिपल, या फिर एक और नाम लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं इसे, लीडिंग या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। जब आई और जे दोनों सेम हो, A11 A22 A33, ऐसे सारे एलिमेंट्स को प्रिंसिपल एलिमेंट्स या डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो हमें कॉन्जुगेट एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया, प्रिंसिपल या फिर डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया। लिख लो, एक और बात यही बता दे रहा हूं। लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या खाली डायगोनल एक ही बात, ठीक। लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या खाली डायगोनल, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। और इसी तरह यहां पर एक और शब्द लिख लें, ट्रेस ऑफ कैपिटल ए, विच इज रिटन एज ट्रेस ऑफ ए, विच इज समेशन ऑफ ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट्स। जो लीडिंग डायगोनल है, जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो उसको ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में ही हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे, डायगोनल की भी वहीं करेंगे, ट्रेस की भी वहीं बात करेंगे। इनका सही सवाल है, मान लो एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो जाता है, 1 2 3 4 1 3, लेटस से, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पर डायगोनल होती ही नहीं है, यहां पर कॉन्जुगेट की बात ही नहीं करेंगे। मैंने क्या लाइन लिखा है, मैंने लिखा है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। समझ आई बात। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसके अंदर में ट्रेस या कॉन्जुगेट या डायगोनल किसी की भी बात नहीं की जाती। इज दैट ओके? एनी कंफ्यूजन यहां तक? हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन यहां तक? नो? चालू करें आगे, अगली बात पे आ जाओ। लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक टेबल बनवा रहा हूं एक तरीके से, यहां पर दो बातें, एक ये और एक ये रहा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम फर्दर दो बातें करेंगे, एक अपर ट्राइंगुलर की और एक लोअर ट्राइंगुलर की।
अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे अपर ट्रायंगुलर की, बोलो। अच्छा जी, रुक गए। बोलना शुरू करें। अभी लिख लिया सभी ने। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नीचे नीचे लिखो एक लाइन, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे नीचे सारे एलिमेंट जीरो आने चाहिए, इससे नीचे सारे एलिमेंट जीरो आने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऊपर के इन तीनों के अलावा, जैसे ये 3 by 3 है तो नीचे एक ट्रायंगल बन गया, यहां तो 4 by 4 होता तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब समझ रहे हो मेरी बात, ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे नीचे। बट इसीलिए जनरल बात क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। और ऊपर के जो एलिमेंट है वो कुछ भी होते रहे, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो सेम हो, चाहे वो अलग हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे मे और मे नॉट बी सेम और डिफरेंट और जीरो, व्हाटएवर, राइट। तो केवल हमने बात करी प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। डन हो गई बात। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, लिख लो। ऑल द एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, उससे ऊपर सारे के सारे एलिमेंट जीरो आ गए, नीचे के और सारे बराबर हो, अलग अलग हो, जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। ये लिख लीजिए, मैंने लिख दिया इफ आई ग्रेटर देन जे। यहां पर आई 3 है, जे 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, यहां इसका उल्टा हो जाएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमें बातें क्लियर हो गई। अब लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लें आराम से, 2 मिनट वेट कर रहा हूं।
कंप्लीट कर ले सारा। हाँ वो भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना, ये तीनों जीरो हैं, इसके अलावा ये जो बच गए, कोई भी कुछ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मे बी इक्वल, मे बी जीरो, मे नॉट बी इक्वल। राइट। हाँ मैं बोलना शुरू करें। लिखो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके नीचे डेफिनेशन लिखिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, आएगा इसके भी नीचे आएगा टाइप। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर इसके नीचे भी फर्दर और बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी बताऊंगा। हाँ नहीं, ऊपर से डिवीजन नहीं है, बस इसी का डिवीजन है। ऊपर से और कुछ नहीं है, इसी का डिवीजन है फर्दर। ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स का लिख ले। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अव्वल आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं अभी। पहले ये लिख लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक। जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उसके अलावा सारे अगर जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो सवाल एक और मन में आता है, उसका भी आंसर ये लिखा दे रहा हूं, लिखो एक नीचे लाइन। द डायगोनल एलिमेंट्स, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स may or may not be zero. The diagonal elements of a diagonal matrix may or may not be zero. समझ आ गई मेरी बात ये? यानी कहने का मतलब, D1 0 0 0, D2 0 0 0 D3, ये लिख दिया। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो कर दिए, डायगोनल एलिमेंट D1 D2 D3 कर दिया। D1 D2 D3 के लिए मैं कंडीशन बोल रहा हूं, वो भी सारे जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात? हाँ, तो नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी डन? ठीक है जी। तो ये ए एक कोई एक मैट्रिक्स है। इसको लिखने का एक और तरीका है, ए इज इक्वल टू डायगोनल DIAG, और फिर D1 D2 D3। ये लाइन लिखी होती है, इसका भी मतलब यही होता है जो ऊपर लिखा है। इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का ये, डायगोनल ऑफ, डाया ऑफ, डायगोनल भी मत लिखो, बस ये लिख दो DIA .D1 D1 D2 D3। वो अब ऑर्डर पे निर्भर करता है कि कितने उसके अंदर में एलिमेंट हैं। 3 बाय 3 का है तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 4 बाय 4 का 4 आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट आते चले जाएंगे। ये फर्दर दो बातों में डिफर, स्केलर मैट्रिक्स, और ये आता है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये अंडरस्टूड है बात। स्केलर मैट्रिक्स मैंने क्या कह दिया, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कब कहते हैं? अगर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, जीरो ना हो। समझ गए मेरी बात? इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे कि मान लो मैंने ए एक मैट्रिक्स लिखा, 1 0, 1 की बजाय 3 कर दो आप चाहे, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, खत्म हो गई बात। ठीक है ना? तो इसको एक स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाएं, जीरो ना हो। डन होगी बात। और यूनिट या फिर आइडेंटिटी किसको कहते हैं? D1 = D2 = D3 =1। वो सारे सेम भी होने चाहिए और वो वन होने चाहिए। अगर वो सारे वन हो जाएंगे तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कह दिया जाएगा, और उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। खत्म बात। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। दोबारा गो थ्रू कर लो, अब जितनी डेफिनेशन पढ़ाई है डेफिनेशन खत्म हो गई है, अब इसके एप्लीकेशंस पे काम चालू हो जाएगा। गो थ्रू कर लो एक बार सारी डेफिनेशन जितनी पढ़ाई अभी। कोई मन में डाउट सवाल हो पूछ सकते हैं। अव्वल आपका कोई क्वेश्चन था, एक बार मैं पढ़ रहा हूं दोबारा क्वेश्चन। इज जीरो मैट्रिक्स ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स? हाँ हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब तो माय डियर केवल एक ही है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होने चाहिए। उसके अंदर में जो एलिमेंट है वो सारे जीरो हैं, नॉन जीरो हैं, अलग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेशन पे स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है अव्वल? हाँ भैया, डन हो गई बात। कोई डाउट अभी तक? कोई कंफ्यूजन? तो लिखो अगला टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टॉपिक का नाम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को इक्वल तब कहा जाता है अगर उनका ऑर्डर सेम हो और कोरोस्पोंडिंग प्लेस पर एलिमेंट सेम आ रहा है। बहुत सिंपल सी परिभाषा। जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू बात करूं, मान लो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, कहा जी इफ A + B 2A + C A - B 2C + D इज इक्वल टू 4 7 0 10। तो अंडरस्टूड है, आप क्या करेंगे? A + B को इक्वल टू 4 कर देंगे, दोनों तरफ 2 by 2 का ऑर्डर है, दोनों तरफ कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस को इक्वल कर दो। 2A + C को 7 कर दो, A - B को 0 कर दो, और 2C + D को 10 कर दो। आंसर आ गया। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो A और B की वैल्यू 2 आ जाएगी, C की वैल्यू 3 आ जाएगी, और D की वैल्यू 4 आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। डन हो गई भाई, ध्यान तो
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चालू करें आगे। एक क्वेश्चन लिखो। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, एक या दो क्लास के अंदर में, एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस के अंदर में, और क्या ना, उसके बाद एक्चुअली जब तक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स खत्म नहीं हो जाता, एडजॉइंट शुरू नहीं हो जाता, यानी मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड नहीं शुरू हो जाता, दूसरी भाषा में बोलूं, तब तक ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ पाते, इंटरमिक्स करके ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिल्कुल आसान आसान वाले तो इस चैप्टर में मैं आपका इस एलिमेंट्स के किताब के क्वेश्चंस आपको क्लास में काफी कराऊंगा, क्योंकि वो मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वंस दे आर डन, फिर हम इस चैप्टर के अंदर में बाइनोमियल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, प्रॉपर्टीज एक बार ढंग से समझ लेंगे तो। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? तो मैं भले ही आज इसकी शीट आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन आज से शीट नहीं करनी है, वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा कब से शीट करनी शुरू करनी है। लेकिन आज मैं आपको होमवर्क दूंगा इसका, जैसे मैट्रिक्स बनाना, ऑर्डर क्या है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन अभी करें, उसके बेस पे आपके एलिमेंट्स की पहली एक्सरसाइज है वो आपको करके आना। ठीक है ना, थोड़ा बेसिक आउटलुक डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल रेज करना शुरू कर देंगे। आईटीएफ का मंडे को है ना? क्या होमवर्क नहीं दूं ये कह रहे हो? नहीं, आईटीएफ का तो होमवर्क दे दिया हमने, अब क्या रह गया? वो तो करना ही है, वो नहीं हम मना। और हाँ, हमने आईटीएफ का डिस्कशन भी करना था, शीट का डिस्कशन आज करना था, अब कल करेंगे। अभी क्लास के बाद क्लास है आप लोगों की? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या क्लास है अभी? अच्छा चलो, फिर मेरे को लगा आज मैं थोड़ा खींच दूं लंबी क्लास। ठीक, हाँ, नहीं नहीं, वो तो ले लेना, चलो मैं थोड़ा सा आधा घंटा 20-25 मिनट खींच देता क्लास को। चलो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। तो आईटीएफ के कल डाउट लेकर के आ जाओ, शीट की बात कर रहा हूं और एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, जो भी है आप लोगों के सारे करके आए आप। ठीक है, और उसका कौन सा लेवल करके आओगे? कौन से लेवल तक के डिस्कस करें बोलो कल? वन ही करना है कि टू भी कर दे कल? चलो वन, देखो ये मैंडेटरी है, L1, CW, HW और प्लस एलिमेंट्स, ये आईटीएफ का डिस्कशन करेंगे, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। अब मानोगे आज मैंने वहां पर L1, CW, HW डिस्कस किया, टोटल मिलाकर के दोनों में मिलाकर के 4 डाउट थे सारे बच्चों को, टोटल मिलाकर के 4 डाउट थे, मुझे बताने नहीं पड़ते, वो आपस में डिस्कशन करके निपटारा कर देते हैं। तो आपसे भी कह रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कशन मोड में चीजों को सीखो, सिखाओ एक दूसरे को। ठीक, ये कराया मैंने आज, और आज उनको मैट्रिसेस, मैट्रिसेस लगभग खत्म करा दिया आज उनको मैंने। आप लोग उन उस बैच से 2 या 2.5 क्लास पीछे हैं, मतलब रिलेटिवली। नहीं, उसके बाद तो बेसिक से दोबारा शुरू करना, क्योंकि बच्चे ऐड हो जाते हैं दोबारा, तो दोबारा शुरू करना पड़ा था दोबारा। ठीक है, तो वो बात सही है आपकी, लेकिन उनके लिए एडवांटेज हो गया, रिपीट टेलीकास्ट हो गया उनको। चलो भाई, डन होगी बात यहां तक? तो क्या करें, एक छोटी सी बात ही लिख लो, मान लो अच्छा भूल गया, अरे बहुत बेसिक है तो, मैंने क्या लिखा था, लिखो, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो बता दो क्या क्या हो जाएंगे। 8 कैसे बनता है? 4 into 2, 2 into 4, 1 into 8, 8 into 1, खत्म हो गई बात, 4 हो सकते हैं, है ना? नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर हैज टू बी इक्वल टू द वैल्यू 8। डन होगी बात? अच्छा, अब ना डिटर्मिनेंट के परस्पेक्टिव एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको मैं। मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एनी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए that can be defined, that can be defined or written, रेक्टेंगुलर के लिए नहीं लिख सकते। डिटर्मिनेंट के अंदर में कहने का मतलब,
रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट के अंदर में रोज और कॉलम बराबर होते हैं, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है। मान लो कल को मैंने एक ए डिटर्मिनेंट लिख दिया, ए बी सी डी, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर मुझे डेट ए लिखना होगा तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, चाहे ऐसे लिख दूं, और चाहे ऐसे लिख दूं, ए बी सी डी। ये मतलब होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है, ठीक है ना। डेट ए लिख दो, या मॉड्यूलस के तरीके से लिख दो, ए के बीच बीच में एक ए, या ए बी सी डी, जिसकी एक फर्दर वैल्यू होती है ए डी माइनस बी सी। वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और जीरो भी आ सकती है। डन होगी बात। तो मेरी तरफ से आज मैंने इतना काम करा दिया कि एटलीस्ट इसकी बिल्कुल बेसिक है। आधा घंटा या 45 मिनट लगेंगे ज्यादा ज्यादा, 1 घंटा मान लो एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है ना। इसकी एक्सरसाइज 3.1 ये आपका आज का होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क है, एलिमेंट्स किताब से और चैप्टर मैट्रिसेस, ठीक है भाई। होमवर्क डाल देंगे आज का, और डिस्कशन वाला पार्ट जो हमने डिस्कशन किया वो भी डाल देंगे आप। इनफ है आज के लिए, ठीक। तो कृपया करके कल आईटीएफ पे बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया से काम करके आइएगा, ताकि आईटीएफ के ऊपर काम करना थोड़ा कम कर दें हम, और अगले हफ्ते से हम मैट्रिसेस पे चालू हो जाएं। डन। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।